मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीता कानूनगो, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। जैसा कि अपन ने पिछले पार्ट 6 में हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस चैप्टर के उसमें हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस एप्लीकेशन को स्टडी करा था। उसमें हमने पिछले टर्म तक 10 एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी कर लिया था। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज अपन लेंगे एप्लीकेशन में कॉपर +2 एवं कैडमियम +2 आयनों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ Cu+2 एंड कैडमियम +2 आयन। किसी भी विलयन से कॉपर +2 एवं कैडमियम +2 आयनों को पृथक करने के लिए उस विलयन में KCN की उपस्थिति में H2S गैस प्रवाहित किया जाती है। कैडमियम +2 आयन तो कैडमियम सल्फाइड के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और कॉपर +2 आयन कॉपर साइनाइड के रूप में विलयन में रह जाता है। वस्तुतः पहले दोनों आयन साइनाइड आयनों से क्रिया करके साइनाइड संकुल बनाते हैं। कॉपर प्लस आयन संकुल बनाते समय अपचहित हो जाता है। चूँकि कॉपर प्लस एंड साइनाइड दोनों मृदु अम्ल व मृदु क्षार हैं, अतः ये आयन संकुल स्थायी हो जाता है और ये H2S से कोई क्रिया नहीं करता। क्योंकि कॉपर प्लस आयनों की बंधुता सल्फाइड आयनों की तुलना में साइनाइड आयनों से अधिक होती है, अतः ये संकुल आयन विलयन में रह जाता है। इसके विपरीत कैडमियम +2 आयनों की बंधुता साइनाइड आयनों की तुलना में सल्फाइड से अधिक है। वहाँ पे कॉपर साइनाइड संकुल के आयनों की तुलना में कैडमियम साइनाइड कॉम्प्लेक्स कम स्थायी है। ये H2S के साथ क्रिया करके कैडमियम सल्फाइड का अवक्षेप बनाता है। जैसा रिएक्शन में दिख रहा है, कैडमियम साइनाइड + H2 गिव्स HCN + 2CN गिव्स प्लस कैडमियम सल्फाइड। तो इस प्रकार कॉपर आयन और कैडमियम आयनों को पृथक किया जा सकता है। तो इस एप्लीकेशन से ये है कि कोई भी दो सेपरेशन करना है हमें, जिसमें दो आयन है, तो हम ऐसा एक चीज़ डालकर कर सकते हैं कि जिसमें एक तो ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल बनता है और दूसरा कॉम्प्लेक्स थोड़ा कम स्टेबल होता है। स्टेबल कौन सा होएगा? जैसे जो मृदु अम्ल मृदु क्षार, यहाँ पर अपन देख रहे हैं कॉपर और साइनाइड, ये मृदु अम्ल और मृदु क्षार हैं, तो इन दोनों के कारण ये कॉम्प्लेक्स बहुत अधिक स्थायी हो गया। तो जब अपन H2S गैस प्रवाहित कर रहे हैं तो ये प्रेसिपिटेट नहीं होगा। और दूसरे केस में कैडमियम और साइनाइड जो है वो कैडमियम साइनाइड बना रहा है, तो वो अनस्टेबल है। तो जैसे ही H2S गैस प्रभावित हुई तो कैडमियम का हमें प्रेसिपिटेट मिल गया। तो इस तरह से कॉपर और कैडमियम आयन को अपन ने पृथक कर लिया। तो इस एप्लीकेशन, ये हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस की बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो जाती है। नेक्स्ट एप्लीकेशन सिम्बायोसिस। HCl हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस की सहायता से ये व्याख्या की जाती है कि कोई मृदु लिगेंड उस केंद्र का आसानी से जुड़ेगा जहाँ से पहले मृदु लिगेंड जुड़े हुए। उदाहरणतः COCN5F-3 मृदु कठोर कम स्थायी है, एम कॉपर साइनाइड (5-3 मृदु मृदु अधिक स्थायी है। तो इस प्रकार एक कठोर लिगेंड उस केंद्र के साथ जाएगा जहाँ पहले कठोर लिगेंड जुड़े हुए हैं। उदाहरणतः निम्न संकुलों में फ्लोराइड संकुल अधिक स्थायी होगा, क्योंकि यहाँ पर कठोर कठोर कॉम्बिनेशन हो रहा है, और दूसरे में आयोडाइड कम स्थायी होगा जो कि कठोर और मृदु के बीच में कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है हैलोजन विनिमय अभिक्रिया। हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस की सहायता से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि एल्किल हैलाइडों में हैलोजन विनिमय की क्रिया कैसे संपन्न कराई जाए। उदाहरणतः यदि एल्किल क्लोराइड एल्किल आयोडाइड बनाना है तो एक मृदु क्षार आयोडाइड के साथ प्रवेशित करना, तो हमें NaI के साथ क्रिया करवानी चाहिए। इसी प्रकार यदि एल्किल आयोडाइड एल्किल फ्लोराइड से बनाना है तो हमें एक कठोर क्षार प्रवेशित कराना पड़ेगा, जो कि मृदु कठोर लवण AgF के साथ करानी होगी। तो AgI बन जाएगा और RF बन जाएगा। तो इस तरह से हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में भी ये एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा वेरिएबल वैलेंसी वाले धातुओं की कठोरता एवं उनकी ऑक्सीकरण अवस्था पर भी निर्भर करती है। एवं शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में निकिल CO4 मृदु है, तो 2 ऑक्सीकरण अवस्था वाले निकिल सेकंड, जबकि 4 ऑक्सीकरण अवस्था निकिल फोर्थ, यह कठोर हो जाता है। तो यहाँ पर हम इनमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरिएशन से भी मृदु और कठोर हो जाते हैं। अभिक्रिया की दिशा का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। किसी अभिक्रिया की दिशा क्या है, इसका निर्धारण हम HACB सिद्धांत से कर सकते हैं।
H plus CH3HgOH gives H2O plus CH3Hg+। अभिक्रिया अग्रिम दिशा में संपन्न होगी क्योंकि उस दिशा में कठोर H अम्ल कठोर क्षार OH के साथ के संयुक्त होकर वाटर बना रहा है। इसकी विपरीत दिशा में संपन्न होगी तो ये बनेगा H plus CH3Hg SS plus gives H2S plus CH3Hg+, क्योंकि विपरीत दिशा में मृदु अम्ल और मृदु क्षार के साथ संयुक्त हो रहा है। तो अभिक्रिया किस दिशा में होगी, इस चीज़ का भी निर्धारण किया जा सकता है। इसके बाद है हाइड्रोलिसिस। किसी भी जल अपघटन होगा या नहीं होगा, इस बात का अनुमान भी HSB सिद्धांत द्वारा लगाया जा सकता है। उदाहरणतः जैसे लिथियम फ्लोराइड एवं लिथियम आयोडाइड का जल अपघटन आसानी से हो सकता है, जबकि लिथियम फ्लोराइड का नहीं। इसका कारण ये है कि लिथियम आयोडाइड एक कठोर अम्ल है एवं लिथियम एवं मृदु क्षार आयोडाइड का लवण है, जो कि अस्थायी होगा और जल अपघटित हो जाएगा। लिथियम फ्लोराइड एक कठोर अम्ल लिथियम प्लस व कठोर क्षार फ्लोराइड का लवण है, अतः लिथियम फ्लोराइड स्थायी होगा और जल अपघटित नहीं होगा। लिथियम आयोडाइड प्लस H2 gives LiOH plus Hi. Li plus F minus plus H2 gives LiOH plus HF. किसी पदार्थ का जल अपघटन होगा या नहीं होगा, इस बात का अनुमान भी HSB सिद्धांत द्वारा लगाया जा सकता है। उदाहरणतः लिथियम फ्लोराइड एवं लिथियम आयोडाइड का जल अपघटन आसानी से संपन्न हो सकता है, जबकि लिथियम फ्लोराइड का नहीं। कारण ये है कि लिथियम आयोडाइड एक कठोर अम्ल है एवं लिथियम व मृदु क्षार आयोडाइड का लवण है, जो कि अस्थायी होगा, जो जल अपघटित हो जाएगा, जबकि लिथियम फ्लोराइड एक कठोर अम्ल और कठोर क्षार का लवण है, अतः लिथियम फ्लोराइड स्थायी होगा और वह जल अपघटित नहीं होगा, जैसा कि रिएक्शन में दिखाया जा रहा है। इसके बाद आती है लिमिटेशंस ऑफ HSB प्रिंसिपल। रासायनिक अभिक्रिया में कई पदार्थों की प्रकृति की व्याख्या करने के उपरांत इस सिद्धांत में कई सीमाएं। उदाहरणतः यह किसी भी मापन में कोई मात्रात्मक पैमाना उपलब्ध नहीं कराता। दूसरा, किसी भी प्रक्रम को समझाने के लिए यौगिकों को अम्ल व क्षार इकाइयों में बांटना आवश्यक होता है। यह तब भी संभव है जब अभिक्रिया ज्ञात हो। इस सिद्धांत में हम वह मानते हैं कि किसी अम्लीय क्षार की कठोरता या मृदुता उसके सामर्थ्य पर निर्भर नहीं करती, लेकिन कहीं कहीं यह निर्भर भी करती है। CH3 प्लस एक मृदु अम्ल है, जबकि H माइनस एक मृदु क्षार है, अतः CH3 प्लस H2 गिव्स CH4H+। अभिक्रिया संपन्न होनी चाहिए, लेकिन वस्तुतः ये अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। तो इस तरह से कई चीज़ें ऐसे हैं जहाँ पर कि अम्ल की कठोरता और मृदुता की बात को लेकर हम चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि HSB सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत जो प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित है। जो कि प्रायोगिक तथ्य इस सिद्धांत से मेल नहीं खाते, उन्हें ये किसी भी सिद्धांत के आधार पर किसी और सिद्धांत के आधार पर समझाया जाना चाहिए। यानी ये एक प्रैक्टिकल प्रायोगिक तथ्यों पर निर्भर है, जबकि वास्तव में कई तथ्य इससे मेल नहीं खाते हैं। तो इस तरह से HSB वाला चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट टर्न पे अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।